ये कहानी है एक ऐसे मैजिकल वाटर की जो आपको जिंदगी दे सकता है। ऐसा पानी जिसे पीते ही आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। लेकिन इस पानी को पाना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि उसकी सुरक्षा कई खतरनाक मॉन्स्टर करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज हम इसी कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक नरेटिंग वॉइस सुनाई देती है जहां हमें बताया जाता है कि जहां पर आसमान जमीन से मिलता है वहां पर बहुत ही सुंदर पैलेस स्थित है जिसका नाम है पैलेस ऑफ शौर्य मौर्य। ये पैलेस इतना सुंदर है कि पूरा का पूरा गोल्ड से बना हुआ है जिसे सूरज की रोशनी में बहुत दूर तक देखा जा सकता है। इसी पैलेस के नीचे एक मैजिकल ग्लेशियर है जो इस पैलेस के रिफ्लेक्शन की वजह से पिघलते रहता है, जिसकी बूंद एक पात्र में इकट्ठा होते रहती है। इसी पानी को पीने से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। इसी वजह से इसे वाटर ऑफ लाइफ कहा जाता है। आज तक उस पैलेस की तलाश में कई लोग गए लेकिन कोई भी वाटर ऑफ लाइफ को हासिल नहीं कर पाया क्योंकि आज तक जो भी वहां गया है वो जिंदा नहीं लौटा है। क्योंकि उस पैलेस की गद्दी में एक ऐसा राजा राज करता है जो काफी ज्यादा लालची है, जो अपने गुलाम रक्षक के साथ मिलकर उस पानी को किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता था। यही से सीन चेंज होता है। हम तीन भाइयों को पेड़ काटने का काम करते हुए देखते हैं जहाँ पर एक छोटा बच्चा गलती से एक पेड़ को काटकर गलत डायरेक्शन में गिरा देता है, जिसकी वजह से वो पेड़ उनके बॉस के काफी ज्यादा करीब आकर गिरता है। इसी वजह से वो आदमी मरते मरते बच जाता है और हम देखते हैं कि वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उस छोटे बच्चे को नौकरी से निकालने के लिए कहता है। तभी हम तीनों भाइयों को देखते हैं जो उसे माफ करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि इस छोटे से बच्चे को माफ कर दो और उसे इतनी छोटी सी गलती की वजह से नौकरी से मत निकालो। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उनका बॉस तीनों को भी नौकरी से निकाल देता है। अब ये तीनों भाई सीधा घर आ जाते हैं जहाँ आकर वो अपने पिता से सब कुछ बता देते हैं, जिससे उनके पिता थोड़े से नाराज हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें राजकुमारी का मैसेंजर होता है जो इनसे कहता है कि आज हमारी राजकुमारी का 19th बर्थडे है। उन्होंने आप सभी को शामिल होने का आदेश दिया है। ये सुनकर तीनों भाई काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी तैयार होकर पार्टी में पहुंच जाते हैं और सभी लोग तीनों भाइयों को अजीब नजरों से देख रहे होते हैं और इनके गरीबी पर हंस रहे होते हैं। यहाँ पर हम एस्पिन को देखते हैं जो अपने भाइयों को छोड़कर राजकुमारी को बर्थडे विश करने के लिए चले जाता है। वहीं पर उसका छोटा भाई पॉल खाने की टेबल के पास आ जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो पॉल को देखते ही उसे पसंद कर लेती है और अपने साथ डांस करने के लिए ऑफर करती है। पर पॉल एक सीधा साधा लड़का होता है, इसलिए हम देखते हैं कि वो ये सुनकर वहाँ से भागकर अपने भाई के पास आ जाता है। यहाँ पर हम एस्पिन के छोटे भाई पर को देखते हैं जिसे सब लोग उसे कपड़े देखकर वेटर समझ रहे होते हैं और एक आदमी उसे अपना कोट पकड़ा देता है। तभी वहाँ पर दूसरा वेटर आ जाता है जो एस्पिन के भाई पर को राजा और रानी को ड्रिंक सर्व करने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि एस्पिन का भाई ड्रिंक सर्व करने चले जाता है। इधर हम एस्पिन को देखते हैं जो राजकुमारी क्रिस्टिन को बर्थडे विश करता है और उसे एक गिफ्ट देने लगता है। लेकिन एस्पिन देखता है कि वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े और कीमती गिफ्ट रखे हुए हैं, इसलिए एस्पिन शर्मिंदा हो जाता है और अपने गिफ्ट को वापस से उठाकर अपने पॉकेट में रख लेता है। तभी हम राजा और रानी को देखते हैं जो ड्रिंक पीने के बाद अपनी स्पीच शुरू कर देता है, मगर अगले ही पल राजा और रानी बेहोश हो जाते हैं। अब क्योंकि वो ड्रिंक एस्पिन के भाई पर ने उन्हें दी थी जिसके अंदर जहर होता है, तो राज्य का मंत्री राजकुमारी को बताता है कि इस लड़के ने आपके माता पिता को ये ड्रिंक दी थी। ये सुनकर राजकुमारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एस्पिन के तीनों भाइयों को कैद कराने का ऑर्डर देती है। एस्पिन उन्हें समझाता है कि मेरे भाई बेकसूर हैं, मगर एस्पिन की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। रात में हम साहिवेद को देखते हैं जो राजकुमारी को बताता है कि आपके पेरेंट्स को किसी ने जहर दिया है जिसकी वजह से दोनों कोमा में चले गए हैं और अब ये लोग कभी भी नहीं उठेंगे। ये सुनकर राजकुमारी क्रिस्टिन रोने लगती है। तभी वहाँ पर एस्पिन आता है और राजकुमारी से कहता है कि मेरे भाई निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दो। तो राजकुमारी एस्पिन से कहती है कि तुम्हारे भाइयों ने मेरे पेरेंट्स को जहर दिया है जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए हैं और अब वो कभी भी नहीं उठेंगे।
ये सुनकर एस्पिन राजकुमारी से कहता है कि क्या आपने शौर्य ऑफ मौर्य पैलेस के बारे में सुना है। वहीं पर वो वैद हंसने लगता है। वो कहता है कि ये सारी अफवाहें हैं, ऐसा कोई भी गोल्डन पैलेस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एस्पिन उनसे कहता है कि ये अफवाह नहीं है बल्कि सच है। उस पैलेस में एक वाटर ऑफ लाइफ नाम का पानी मौजूद है जिससे किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर राजकुमारी एस्पिन की बातों पर यकीन कर लेती है और उसके साथ वाटर ऑफ लाइफ लेने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम उसी वेटर को देखते हैं जिसने एस्पिन के भाई को वो ड्रिंक सर्व करने के लिए कहा होता है। वो एक बार में आता है जहाँ पर वो एक ग्रुप से मिलता है। वो वेटर उस ग्रुप को बताता है कि राजा और रानी दोनों हमेशा के लिए कोमा में चले गए हैं। वहीं पर राजकुमारी बच गई है और वो अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए वाटर ऑफ लाइफ लेने के लिए चली गई है। दरअसल वो ग्रुप राजा और रानी को मारकर उस राज्य में कब्जा करना चाहते हैं। ये सुनकर वो ग्रुप राजकुमारी के पीछे जाने का फैसला करते हैं और हम देखते हैं कि उस ग्रुप का एक आदमी उस वेटर को भी जहर देकर मार देता है। इधर हम एस्पिन और राजकुमारी को देखते हैं जो जंगल में आ जाते हैं, मगर एस्पिन को वो गोल्डन पैलेस का रास्ता नहीं पता होता है। तभी उनके सामने एक गिलहरी आती है जो एस्पिन और राजकुमारी को लेकर एक विच के घर में आ जाती है। अंदर जाकर वो लोग देखते हैं कि उस विच की नाक एक टेबल में फंसी हुई है। तो एस्पिन उस विच की नाक को निकालने में उसकी हेल्प करता है और उससे गोल्डन पैलेस के बारे में पूछने लगता है। तभी वो विच एस्पिन को बताती है कि आज तक सिर्फ वहाँ पर एक ही इंसान गया है और वहाँ से जिंदा लौटा है, जो दूर पहाड़ों में एक गुफा के पीछे रहता है और वही तुम्हें गोल्डन पैलेस में जाने का रास्ता बता सकता है। लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है, क्योंकि उस गुफा में पहले तुम्हें एक मॉन्स्टर मिलेगा जो तुम्हें अपनी बातों से बहकाएगा और तुम्हें वहां जाने से रोकेगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसकी बातों पर नहीं आना है। इसके बाद वो विच अंदर चले जाती है और एस्पिन को अंदर से उड़ने वाले जादुई जूते लाकर देती है और अब एस्पिन बाहर आकर उन जूतों को पहनकर देखने लगता है और ऊंची ऊंची छलांगे लगाता है। इसके बाद ये लोग गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर हम एस्पिन के भाई पॉल को देखते हैं जिससे वही लड़की मिलने आती है जिसने उसे डांस के लिए ऑफर किया था। वो पॉल के लिए यहाँ पर एक बड़ा सा केक लेकर आती है। वहीं पर पॉल का भाई उस केक को देखने लगता है तो उसे उस केक के अंदर एक कंघी और चम्मच मिलती है। तो पॉल का भाई उस कंघी और चम्मच को अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ हम राजकुमारी और एस्पिन को देखते हैं जो चलते चलते घने जंगल में आ जाते हैं। तभी उन्हें एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है जिसे सुनते ही राजकुमारी के सारे सैनिक राजकुमारी को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं, मगर राजकुमारी क्रिस्टिन एस्पिन के साथ आगे बढ़ने का फैसला करती है। कुछ दूर चलने पर दोनों आराम करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं। यहाँ पर क्रिस्टिन को लेटते ही नींद आ जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुकी थी और जोर जोर से खर्राटे लेने लगती है, जिसकी वजह से एस्पिन अपने कानों को घास से बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वायलिन की धुन बजने लगती है जिसकी आवाज सुनकर क्रिस्टिन मदहोश होकर उसी तरफ खिंची चली जाती है। इधर हम एस्पिन को देखते हैं जिसकी आंख खुल जाती है और वो क्रिस्टिन के पीछे पीछे निकल पड़ता है। एस्पिन अपने कानों से वो घास निकाल देता है जिस वजह से उसे भी वो वायलिन की धुन सुनाई देने लगती है और उसे समझ आ जाता है कि इसी धुन की वजह से क्रिस्टिन के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तभी हम एस्पिन को देखते हैं जिससे वो वायलिन बजाने वाला मॉन्स्टर दिख जाता है और अब हम देखते हैं कि वो उसी गुफा में आ जाते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर रहता है जिसके बारे में उन्हें विच ने बताया होता है। यहाँ पर वो मॉन्स्टर एस्पिन से कहता है कि अगर तुम्हें वहाँ से आगे जाना है तो तुम्हें मुझे वायलिन कंपटीशन में हराना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। एस्पिन उस मॉन्स्टर का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। पहले मॉन्स्टर वायलिन बजाता है जिसे सुनकर क्रिस्टिन एक बार फिर से मदहोश हो जाती है। वहीं पर अब एस्पिन का नंबर आता है। वो इतना गंदा वायलिन बजाता है कि मॉन्स्टर अपने कानों में हाथ रख लेता है। तभी हम एस्पिन को देखते हैं जो उस वायलिन से उस मॉन्स्टर के सर में मारता है और वो क्रिस्टिन को लेकर गुफा से बाहर निकल जाता है। कुछ दूर चलने पर एस्पिन को एक बोतल मिलती है। वो राजकुमारी से पूछता है कि ये क्या है, तो राजकुमारी उसे बताती है कि इससे किसी भी बेहोश इंसान को होश में लाया जा सकता है। तभी क्रिस्टिन को कुछ ही दूरी पर एक घर दिखाई देता है जिसे देखकर वो जल्दी जल्दी उस घर के पास आ जाते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ा इंसान लकड़ी काट रहा होता है। एस्पिन उससे पूछता है कि क्या आप वही इंसान हो जो गोल्डन पैलेस से जिंदा लौटे थे।
तो वो उनसे कहता है कि उसके बारे में तुम्हें मेरे पिताजी ही बताएंगे। फिर ये दोनों अंदर आ जाते हैं जहाँ उन्हें एक और ओल्ड मैन मिलता है। यहाँ पर एस्पिन उससे भी वही सवाल पूछता है जिस पर वो ओल्ड मैन वही जवाब देता है जो अभी अभी उस बाहर वाले इंसान ने दिया होता है। ऐसा इनके साथ कई बार होता है, लेकिन हर बार उस ओल्ड मैन की हाइट छोटी होती जा रही थी और लास्ट में इन्हें बहुत ही छोटा और बूढ़ा इंसान मिलता है। यहाँ पर एस्पिन उससे भी वही सवाल पूछता है तो वो उन्हें बताता है कि मैंने वाटर ऑफ लाइफ को पिया है, मगर ज्यादा उम्र होने के कारण मैं रास्ता भूल गया हूँ। मैंने उसके बारे में सब कुछ अपनी डायरी में लिख रखा है। डायरी मिलने पर एस्पिन उसे पढ़ने लगता है। वो दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ उनके सामने वही ग्रुप खड़ा होता है जिसने क्रिस्टिन के पेरेंट्स को जहर पिलाया था। वो ग्रुप एस्पिन और क्रिस्टिन को बंदी बना लेते हैं। यहाँ पर क्रिस्टिन ग्रुप के हेड से पूछती है कि आप लोग कौन हो और हमें यहाँ पर क्यों पकड़ लाए हो। ये सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं और हेड क्रिस्टिन से कहती है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को जहर पिलाया था। ये सुनकर क्रिस्टिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि किसके कहने पर तुमने ऐसा किया था, मगर हेड क्रिस्टिन को कुछ भी बताने से मना कर देती है और वो अपने आदमियों को उन दोनों को खत्म करने का ऑर्डर देती है। मगर अचानक फिर उसका मन बदल जाता है और वो क्रिस्टिन को बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को मारने की कोशिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा वफादार मंत्री ही है। ये सुनकर क्रिस्टिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो हेड अपने आदमियों से कहती है कि अब इन दोनों को मार दो। लेकिन वो दोनों आदमी इसी बात पर लड़ने लगते हैं कि मैं इसे मारूंगा। लेकिन इसी का फायदा उठाकर क्रिस्टिन बड़ी ही चालाकी से एक चाकू की हेल्प से अपनी और एस्पिन की रस्सी काट लेती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। मगर कुछ ही दूर चलने पर ग्रुप के लोग वापस से इन्हें घेर लेते हैं। क्रिस्टिन उसी जादुई वायलिन को बजाने लगती है जिसे सुनने के बाद सभी लोग मदहोश होकर नाचने लगते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम एस्पिन के भाइयों को देखते हैं जिनके पास वही मंत्री आता है जो उन्हें बताता है कि राजा और रानी को जहर देने वाले को मैं जानता हूँ। तो पॉल उससे पूछने लगता है कि वो कौन है, तो वो मुस्कुराकर कहता है कि वो तुम्हारे सामने खड़ा है। देखकर दोनों भाइयों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि वो मंत्री वहाँ से चले जाता है। रात होने पर पॉल और उसका भाई चम्मच की हेल्प से लॉकअप खोलकर वहाँ से भागने लगते हैं, मगर भागते भागते दोनों गलती से मंत्री के ही कमरे में आ जाते हैं। तो मंत्री उन्हें कहता है कि मैं यही चाहता था, क्योंकि तुम दोनों ने भागने की कोशिश करके ये साबित कर दिया है कि तुम ही असली गुनहगार हो और तुमने ही राजा रानी को जहर दिया है। और वो उनसे कहता है कि कल मैं तुम्हें राजा रानी को मारने की कोशिश में तुम्हें मौत की सजा सुनाऊंगा और मैं बच जाऊंगा। सैनिक दोबारा से उन दोनों भाइयों को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। इधर हम एस्पिन और क्रिस्टिन को देखते हैं जो अपने सफर के दौरान एक समुद्र के किनारे आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है जिसके पास एक फोर्ट होती है। तो एस्पिन उससे कहता है कि क्या आप हमें सोरिया मोरिया पैलेस तक पहुंचा सकते हो। ये नाम सुनते ही वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां जाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि उस आइलैंड में बहुत ज्यादा खतरा है, वहां से आज तक कोई भी जिंदा नहीं लौटा है। तो क्रिस्टिन उसे कुछ सोने के सिक्के देती है जिसके बदले वो आदमी उन्हें उस आइलैंड का नक्शा देता है और उनसे कहता है कि तुम मेरी वोट ले जा सकते हो, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ये सुनकर एस्पिन और क्रिस्टिन वो वोट लेकर अपने सफर में आगे निकल पड़ते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद वो दोनों एक ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा कोहरा फैला होता है। यहाँ आने के बाद ये लोग देखते हैं कि पानी में बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं, जिन्हें देखकर दोनों घबरा जाते हैं। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा पानी का क्रिएचर उन पर हमला कर देता है और एस्पिन की आंख एक आइलैंड के किनारे खुलती है। तो एस्पिन देखता है कि वहाँ पर क्रिस्टिन उसे कहीं भी नहीं दिखाई देती। एस्पिन क्रिस्टिन को पागलों की तरह ढूंढने लगता है, लेकिन एस्पिन को क्रिस्टिन कहीं भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि एस्पिन इस सफर के दौरान क्रिस्टिन को पसंद करने लगा था। यहाँ हम देखते हैं कि एस्पिन क्रिस्टिन को ढूंढने के लिए एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी में आ जाता है, जहाँ वो अपने सामने सोरिया ऑफ मोरिया पैलेस को देखता है। एस्पिन जल्दी से उस गोल्डन पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ उसके सामने उस पैलेस के राजा का कंकाल बैठा होता है। उसके सामने बॉल जैसी चीजें रखी होती है, तो एस्पिन उस चीजों को उठाकर अपने पास रख लेता है। यहाँ पर एस्पिन को एक सीक्रेट डोर दिखाई देता है जो कि महल के नीचे जा रहा होता है। तो एस्पिन उसी रास्ते के जरिए नीचे आ जाता है। यहाँ पर उसे बहुत सारे कंकाल दिखाई देते हैं,
तभी एस्पिन के सामने एक रोशनी आती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जहरीली गैस रिलीज होने लगती है। मगर एस्पिन जल्दी उस सॉल्ट की बोतल को पी लेता है और वो बच जाता है। जिसके बाद हम एस्पिन को देखते हैं जो एक कमरे को खोलता है जहाँ उसके सामने वाटर ऑफ लाइफ होता है। तभी वहाँ पर वही ग्रुप आ जाता है जिन्होंने क्रिस्टिन को बंदी बना रखा होता है। एस्पिन क्रिस्टिन को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर हम उस ग्रुप की हेड को देखते हैं जो उस पानी को पीने के लिए दौड़ती है, मगर एस्पिन उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों के बीच फाइट होने लगती है। बाकी ग्रुप के लोग वहाँ पर सोना इकट्ठा करने में लग जाते हैं और आखिरकार वो ग्रुप की हेड किसी तरह से वाटर ऑफ लाइफ को पी लेती है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। मगर तभी वहाँ पर सोना हिलने लगता है और अगले ही पल उनके सामने 3 सर वाला राक्षस बाहर आता है। मगर वो काफी ज्यादा खौफनाक दिख रहा था, जिससे सभी लोग डरने लगते हैं। यहीं पर वो ग्रुप की हेड उस राक्षस से नहीं डरती है। उसे लगता है कि वो पानी पीने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है और हम देखते हैं कि वो हेड राक्षस को मारने की कोशिश करती है, मगर उस राक्षस पर उसका कोई भी असर नहीं होता है। वो राक्षस हेड को एक जोरदार घूसा लगाता है। इधर हम बाकी ग्रुप के लोगों को देखते हैं जो वहाँ से भागने लगते हैं, मगर वो जहरीली गैस की वजह से ग्रुप के सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। वहीं हम क्रिस्टिन को देखते हैं जो उस राक्षस से कहती है कि मेरे पेरेंट्स को इस पानी की जरूरत है। तो राक्षस उनसे कहता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। ये सुनकर एस्पिन उन आँखों को उसे दे देता है। अब हम देखते हैं कि वो राक्षस आंखें मिलने की वजह से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और क्रिस्टिन को वाटर ऑफ लाइफ ले जाने की इजाजत भी दे देता है। जिसके बाद हम एस्पिन और क्रिस्टिन को देखते हैं जो जादुई जूतों की हेल्प से वहाँ से उड़कर अपने राज्य में आ जाते हैं। इधर हम राज्य में पॉल और उसके भाई को देखते हैं जिसे मंत्री मौत की सजा देने वाला होता है। मगर तभी वहाँ पर एस्पिन आ जाता है और वहाँ मौजूद लोगों से कहता है कि राजा और रानी को जहर देने वाला कोई और नहीं है बल्कि यही मंत्री है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। इधर हम मंत्री को देखते हैं जो एस्पिन और उनके भाइयों को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर राजा और रानी आ जाते हैं क्योंकि क्रिस्टिन ने उन्हें वाटर ऑफ लाइफ को पिला दिया था और राजा को अपने मंत्री के गद्दारी के बारे में भी पता चल गया होता है। वहीं पर मंत्री राजा से कहता है कि आपको जहर देने वाले ये तीनों भाई ही हैं, मगर राजा उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे मारने की कोशिश करने वाला कौन है। और हम देखते हैं कि राजा अपने सिपाहियों को मंत्री को काल कोठरी में डालने का आदेश देता है। जिसके बाद हम एस्पिन को देखते हैं जो क्रिस्टिन को वही गिफ्ट देता है जिसे उसने मूवी की स्टार्टिंग में लाया होता है। क्रिस्टिन अपने पेरेंट्स को बताती है कि आप दोनों को बचाने वाला एस्पिन ही था और मैं एस्पिन से ही शादी करना चाहती हूँ। इस बात पर राजा भी मान जाते हैं और दोनों की शादी करवा दी जाती है। वहीं पर एस्पिन का भाई पॉल उस मैट को एक्सेप्ट कर लेता है और अब क्रिस्टिन और एस्पिन साथ साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ इस शानदार कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इंस्पिरेशन का कारण बनता है।